हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम यादव आशा करता हूं कि आप सब लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम हमारा लीनियर अलजेब्रा का काम, जो कि हमें बीच में कोविड-19 की वजह से रोकना पड़ा था, उसे फिर से स्टार्ट करते हैं। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो बच्चों, तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, कितने टाइप का होता है। हमारे पास दो टाइप का होता है बच्चों, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कि हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसा था, a11 x1, a12 x2, a1n xn is equal to b1, a21 x1, a22 x2, a2n xn is equal to b2 up to so on as well take am1 x1, am2 x2, amn xn is equal to bn। तो बच्चों ये हमारा क्या था, ये हमारा सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस था। हमारे पास कितनी इक्वेशंस है, m इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस है। और वेरिएबल्स कितने हमारे पास, वेरिएबल्स हमारे पास बच्चों n। m हमारी इक्वेशंस है, n हमारे वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, m इक्वेशंस का n वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने इस सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट भी किया था। ठीक है, जहां पे a हमारा क्या था, मैट्रिक्स a11, a12, a1 है, a21, a22, a2n, am1, am2, amn, m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी हमारे पास। इस मैट्रिक्स को हमने कहा था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या कहा था बच्चों, इसको हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो हमने इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से मिलकर बनाई थी। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई थी, x हमारी क्या थी, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, n क्रॉस n की। ये हमारी क्या थी, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ये हमारी वेरिएबल्स की मैट्रिक्स थी। और बी मैट्रिक्स हमारी क्या थी, अप टू बी m क्रॉस 1, ये हमारी थी कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसको हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स का नाम दिया था। ठीक है, तो हमने हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिखा था। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक हमारा होमोजेनियस सिस्टम होता है और एक हमारा नॉन होमोजेनियस। अगर इस b की वैल्यू नल मैट्रिक्स हो जाए, ये जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स है, अगर ये b की वैल्यू नल मैट्रिक्स हो जाए तो हमारा सिस्टम बन जाएगा ax इज इक्वल टू नल, जिसे हम कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी तरह अगर हमारा ये बी नॉन नल मैट्रिक्स हो, कोई भी बी हमारा क्या हो, नॉन नल हो, नॉन नल हो क्या होगा, हमारा सिस्टम रहेगा ax इज इक्वल टू बी। ये हमारा रहेगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या था कि अगर हमारा b जीरो हो, जो ये b मैट्रिक्स थी कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स हो, तो हमारा सिस्टम होगा होमोजेनियस सिस्टम। और अगर ये नॉन नल हो तो हमारा ये होगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम। इसके बाद हमने चेक किया था कि हमारा होमोजेनियस सिस्टम या नॉन होमोजेनियस सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। वो मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एवं मैं दोबारा बता देता हूं कि जो हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था,
Ax इज इक्वल टू नल, ए हमारी m क्रॉस n की मैट्रिक्स, n हमारी n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स और नल हमारी n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका क्या था, दो केस बनेंगे। पहला क्या था, अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ जाए, n आ जाए, n यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, तो हमारे सिस्टम के पास x इज इक्वल टू नल इज द ओनली सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये सिर्फ ओनली सॉल्यूशन है, कहने का मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ टेबल सॉल्यूशन होगा, जिसे हम जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। ये यूनिक या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा केस क्या है, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या आ जाए, समथिंग आर आ जाए, कुछ भी जो क्या हो लेस देन एन हो, यानी कि ए मैट्रिक्स का रैंक क्या आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए, तब हमारे पास हमारे सिस्टम में हमारे पास आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बनेंगी, जिनकी मदद से हम हमारे सिस्टम के n-r लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। n-r हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, मैंने कहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट n-r होंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली नहीं होंगे, इनफाइनाइटली नहीं। क्या हमारे पास सॉल्यूशन तो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, लेकिन उनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास कितने होंगे, n-r ही होंगे। ये हमने किया था जब हमारा सिस्टम क्या हो, होमोजेनियस हो। अगर हमारा सिस्टम कैसा हो, नॉन होमोजेनियस हो, नॉन होमोजेनियस होगा तो हमारे पास यहाँ क्या होगी, बी मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, उसमें हमारे पास दो केस बनते हैं। ठीक है था कि अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं आए इसके रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, क्या है कि ए मैट्रिक्स का रैंक ये है ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आए तब हमारा सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि हमारे सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। दूसरी तरफ अगर हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाए किसके, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, अगर इक्वल आ जाता है तब हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब जब कंसिस्टेंट होगा तो हमें ये निकालना होगा कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे और कब कब आएंगे। इसके लिए फिर से दो कंडीशन बनती हैं, कि अगर हमारा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और ये इज इक्वल टू आ जाए एन के, तब हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तब हमारे सिस्टम के पास क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल आ जाए और वो कोई आर आ जाए जो नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो, लेस हो, तब हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास n-r प्लस 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो मैंने यही कहा पिछली बार करें कि n-r प्लस 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे। इसमें n-r प्लस 1 क्या है, क्योंकि n-r लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो आएंगे हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम की तरफ से, और एक सॉल्यूशन आएगा हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशन से, जो हमने जब पढ़ा था तो हमने अच्छी तरह से सीख लिया था। तो ये सब कुछ था जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम जो हमारा आगे का काम है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, वो स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हमने हमारे लास्ट लेक्चर का ब्रीफ रिवीजन किया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम कैसे सॉल्यूशंस का पता करते हैं, कब वो कंसिस्टेंट होते हैं, कब वो कंसिस्टेंट नहीं होते। अब हम हमारा काम को आगे बढ़ाते हैं और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कोई a इज इक्वल टू एंड aij बिलोंग्स टू बी एनी मैट्रिक्स। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, देन lambda belongs to f, be the eigenvalue of a if there exists a non-zero vector x such that ax is equal to lambda x। क्या कहा मैंने कि हमारे पास a इज इक्वल टू aij, या हमारे पास कोई मैट्रिक्स होनी चाहिए n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज किसी न किसी फील्ड से है। ये फील्ड कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या जेडपी इंटीग्रल मॉडुलो एडिशन मॉडुलो p में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम किसी लैम्डा को इसके आइगन वैल्यू कब कहेंगे कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ, कि उसके लिए हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर x, ऐसा नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। जब ऐसा कोई रिलेशन मिलता है तब हम कहेंगे कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग टू वेक्टर x एंड दिस वेक्टर is called eigenvector of A, corresponding to eigenvalue lambda। यानी कि जब हमारे पास कोई ऐसा नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो हम उस नॉन जीरो वेक्टर को इस आइगन वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर कहेंगे और इस लैम्डा को इस आइगन वेक्टर के कोरेस्पोंडिंग आइगन वैल्यू देंगे किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। तो ये हमारी आइगन वैल्यू थी। अब हम क्या करेंगे कि जो ये रिलेशन था हमारा ax इज इक्वल टू x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ax, इसको हम इस तरफ ले आते हैं लैम्डा x इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं a माइनस lambda I into x is equal to 0। अब हमारा क्या मिल गया कि a minus lambda I into x is equal to 0। अब हमारी ये प्रॉब्लम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ली गई, जो भी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा किसी भी मैट्रिक्स a minus lambda I के लिए। और अभी हमने क्या कहा था कि जो हमारा x वेक्टर है ये कैसा है, नॉन जीरो है। हमारा x वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो। तो हमने अभी भी देखा था कि हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होमोजेनियस सिस्टम के पास जब नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो तो हमारा क्या होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स थी वो सिंगुलर होती है, उसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आता है। यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक, जो रैंक है a माइनस लैम्डा I का, वो क्या हो जाएगा, लेस देन n। कहने का मतलब क्या है कि a माइनस लैम्डा I क्या हो जाएगी, सिंगुलर। a minus lambda I is singular। It means कि इसका डिटरमिनेंट a minus lambda I का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। जो ये हमारी केस आई a minus lambda I is equal to 0, इसी को हम क्या कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं एक इक्वेशन को लेकर आता हूं कि 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। ये किसी मैट्रिक्स की क्या है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के हम रूट्स की बात करें,
रूट्स की बात करें या फिर हम क्या करें, जीरोस कह दें या हम इसका सॉल्यूशन कह दें, कोई भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज known as eigenvalue। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है तो हम उसके लिए बार बार कोई ना कोई वेक्टर ऐसे ढूंढते रहे कि हमने कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया, चेक किया कि वो ax = λx को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके लिए अब हमने एक मेथड बना लिया कि जब जब हमारा a - λI ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट जब जब हमारा 0 हो जाएगा तो जो भी जिस कोरेस्पोंडिंग वैल्यू लैम्डा के लिए 0 होगा वही हमारी लैम्डा क्या हो जाएगी, ए के लिए आइगन वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास a - λI इसके कोरेस्पोंडिंग जो हमारा ये x वेक्टर था, जब ये हमारा होमोजेनियस सिस्टम ना था, कि अगर ये डिटरमिनेंट 0 है तो ये इसकी आइगन वैल्यू हो गई, और ये कोरेस्पोंडिंग x जो इसका सॉल्यूशन था ये हमारा क्या हो जाएगा, कोरेस्पोंडिंग इसका आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि हमने क्या किया कि हम लैम्डा आइगन वैल्यू लेके चले थे, हम क्या लेके चले थे कि लैम्डा को आइगन वैल्यू लेके चले थे, और हमने क्या शो कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ a - λI क्या हो जाएगा, 0 प्रूव कर दिया। यानी कि ये चीज हम लेके चले थे और हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए, यानी कि जब जब हमारे पास लैम्डा किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी तो उसके लिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। और जब इस बात को हम कंट्रापोजिट कैसे कहेंगे कि जब ये है तो ये बात तो हमेशा ट्रू होगी, और अगर ये बात ट्रू नहीं हुई तो ये बात कभी भी ट्रू नहीं होगी। यानी कि जिस भी लैम्डा की वैल्यू के लिए a - λI का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, वो लैम्डा कभी भी उस मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू नहीं बनेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये a - λI = 0 एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी लैम्डा को आइगन वैल्यू बनने के लिए, और ये अपोजिट भी होता है, इफ एंड ओनली की कंडीशन होती है। इसको आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि इफ लैम्डा बिलोंग्स टू F इज द आइगन वैल्यू ऑफ, if lambda belongs to F is the eigenvalue of A if and only if A minus lambda I is a singular matrix। if and only का क्या मतलब है कि अगर लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू है A की तो ये हमेशा सिंगुलर होगी, और अगर ये सिंगुलर है तब भी हम शो कर देंगे कि लैम्डा बिलोंग्स टू F क्या है, कि आइगन वैल्यू है। जब हम लैम्डा बिलोंग्स टू F आइगन वैल्यू लेके चलते हैं तो ये तो हमने अभी भी देखा था कि जब हमने इसको आइगन वैल्यू माना था तो हमने क्या किया था कि हमारे पास था कि लैम्डा का आइगन वैल्यू है तो x = λx होगा इस नॉन जीरो x के लिए। फिर हमने अभी अभी दिखा दिया था कि a - λI का डिटरमिनेंट यहाँ से 0 होगा, अभी अभी दिख गया था। जब हम कन्वर्सली की बात करते हैं, कन्वर्सली में क्या कह रहा है ये, अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया, यानी कि क्या मतलब हो गया कि जो a - λI है ये क्या हो गई, सिंगुलर। कन्वर्सली की बात करता है, कन्वर्सली कैसे करेंगे, कन्वर्सली क्या है, a - λI एक सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट ऑफ a - λI। अब हम इस मैट्रिक्स प्रॉब्लम को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले जाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसका एक होमोजेनियस सिस्टम बना दूं, होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कैसे कि a - λI into x = 0 है, और हमारी ये मैट्रिक्स है ये कैसी है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, n ऑर्डर की है, यानी कि इसका रैंक हमेशा क्या होगा, n से लेंथ तो जरूर होगा, यानी कि रैंक ऑफ a - λI इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, क्योंकि अगर
n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, रैंक n हो गया तो कैसी हो जाएगी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी, सिंगुलर नहीं रहेगी। जब हमारी मैट्रिक्स का रैंक लेस देन n है, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गया, तो हमारे पास हमने देखा था कि हमारा जो होमोजेनियस सिस्टम था, जब हमारा होमोजेनियस सिस्टम था तो उसके पास कैसे थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस थे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो नहीं होगा, उसके अलावा और भी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो x1 such that a minus lambda I into x1 is equal to 0। ये जितने इनफाइनाइट होंगे, ट्रिवियल कोई ना कोई एक नॉन जीरो x1 तो जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा है तो a माइनस लैम्डा I इंटू x1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा कि a x1 माइनस लैम्डा x1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a x1 इज इक्वल टू लैम्डा x1, जहां पे हमारा x1 क्या है, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है। यही हमारी आइगन वैल्यू की डेफिनेशन थी कि किसी भी लैम्डा के लिए एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर गया सच दैट a x1 इज इक्वल टू लैम्डा x1, यानी कि ये लैम्डा क्या हो गया, आइगन वैल्यू बन गया। लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। हम क्या लेके चले थे, a माइनस लैम्डा आई को सिंगुलर लेके चले थे, हमने प्रूव कर दिया लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। तो क्या देखा हमने कि जब हमारी कोई मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा की सिंगुलर थी तो हमारी लैम्डा आइगन वैल्यू बन गई, और जब लैम्डा आइगन वैल्यू थी तो a माइनस लैम्डा आई को हमने क्या कर दिया, सिंगुलर प्रूव कर दिया। डेफिनेशन के अलावा ये हमारे पास एक मेथड था, एक वे था, अप्रोच थी कि कैसे हम किसी भी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, समझिएगा अच्छे से। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट टाइम।